नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। हम आज फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक वायुमंडल और वायुमंडल से जुड़ी हुई प्रश्न हम आज कवर करने वाले हैं। दोस्तों तो चलते हैं आज के अपने प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते देखिए आज वायुमंडल का सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक कितना पाया जाता है? वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 29%, 57% या 76% या 97%? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें डी राइट हो जाएगा। 97% भाग है वो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक देखने को अपने को मिलता है वायुमंडल का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस तथा ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। कि वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें और ऊपरी स्तर में हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो ये चार कथन आपके सामने, जल्दी से बताना है कि इसमें असत्य कथन या गलत कथन कौन सा है। जल्दी से आप बताएंगे। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। बिल्कुल सही है कि वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो आपकी 5 परतें, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 जो आपकी परतें हैं 5 स्तर में, तो 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। बिल्कुल सही है ये भी। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हम ऊपर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। क्योंकि ऊपर जाने पर जलवाष्प है वो बूंदों में बदल जाती है, उसे बादल वगैरह बन करके वापस वो कहाँ जाती हैं, वर्षा के रूप में धरातल पर आ जाता है। इस कारण से ज़्यादा ऊंचाई पर हम जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा नहीं पाई जाती। तो ये कथन आपका गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी चौथा सही है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें पाई जाती हैं और ऊपरी स्तर में हल्की गैसें देखने को मिलती हैं। अगला, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? स्थायी तत्व कौन सा, जल्दी से बताएंगे आप। वायुमंडल का स्थायी तत्व कौन सा है? तो जलवाष्प। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जलवाष्प। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, जल्दी से बताएंगे आप। वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है, सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन पाई जाती है। 71.08% क्या है, नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर दूसरी नंबर की कौन सी है? ऑक्सीजन है, ठीक है, लगभग 21%, 20.94% हम कहते हैं। फिर तीसरे नंबर की आपकी कौन सी है दोस्तों? आर्गन है। और चौथे नंबर की कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है? 0.0005% क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम और नियॉन। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आर्गन गैस क्या है? अक्रियाशील है। फिर वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति घर्षण से। तो बताएंगे वायुमंडल मुख्यतः किन से गर्म होता है? तो दोस्तों वायुमंडल मुख्यतः किन से गर्म होता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, धरातल गर्म होने के बाद धरातल से जो विकिरणें निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य से आते हैं उसको सौरिक विकिरण कहते हैं और धरातल से जो निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण।
और पार्थिव विकीर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वगैरह ऊपर जाने नहीं देती और उनसे अपना वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो पृथ्वी के विकीर्ण द्वारा ऑप्शन नंबर आपका बेराइट हो जाएगा, इनसे अपना वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप उत्तर देके बताएंगे। दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए राइट, ओजोन। ओजोन 0.0018% पाई जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, 0.3%, ऑक्सीजन फिर लगभग 21%, 20.94%, और नाइट्रोजन 78.08%। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन, उसके बाद में उससे कम ऑक्सीजन, फिर आर्गन आती है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में हम चलते हैं ओजोन वगैरह, ये अन्य जो गैसें हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो एक कांच के ग्रह का काम करती है, जो सूर्य की किरणों को क्या कर लेती है दोस्तों, अवशोषण कर लेती हैं, और उससे अपने वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम भूमंडलीय तापन भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CO2। अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने उससे वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, जल्दी से बताएंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और आर्गन। तो कौन सी गैस है जो हमारी रक्षा करती है? ओजोन। ओजोन गैस है वो समतापमंडल में पाई जाती है, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में एक परत के रूप में पाई जाती हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं पराबैंगनी, उसका ये अवशोषण करती हैं और धरातल तक पहुंचने से ये रोकती हैं, जिस कारण से हमारी क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। लेकिन वर्तमान में इसमें छेद भी होते जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में CFC गैसें वगैरह बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण से ओजोन गैस में छेद होता जा रहा है और उनसे वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहला छेद कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, फॉरमैन ने इसका पता लगाया था। नेक्स्ट है प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम होगा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और नियोन। तो जल्दी से बताएंगे सही क्रम कौन सा होगा। सही क्रम आपको बताना है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। सबसे पहले नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद में तीसरे नंबर की ऑक्सीजन, दूसरे नंबर की ऑक्सीजन है लगभग 21%, और फिर उसके बाद में आती है आर्गन 0.93% आती हैं, उसके बाद में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और उसके बाद में नियोन। तो इस प्रकार से ये इसका क्रम है। कौन से? प्रश्न नंबर 11 है आज का, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण को अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव या भूकंपीय प्रभाव। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस के बारे में आप जानते ही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से फिर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 0.94, 0.03, 78.08, 08 और 85.02। जल्दी से बताएं कितना है नाइट्रोजन वायुमंडल में? सब सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस का है? तो नाइट्रोजन का है। तो कितना है? 78.08। ये 03 है बल्कि 08 है। 78.08% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है।
आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। जल्दी से बताएंगे आप। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। आयतन, परिवर्तन, आयन, मध्यस्थ, समताप मंडल, मध्यस्थ, आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल और समताप मंडल। तो क्रम वाइज आपको बताना है। सबसे पहली परत कौन सी है, उसके बाद में कौन सी परत है। तो अपने वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, तो इसको क्रम वाइज आपको बताना है। इसका उत्तर क्रम वाइज कौन सी परतें होंगी। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन कर पाता है इसका आंसर। दोस्तों इसका उत्तर आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा, परिवर्तन मंडल, या हम इसको क्षोभ मंडल भी कह सकते हैं, परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं, इसको हम सेवन मंडल भी कह सकते हैं, विक्षोभ मंडल भी इसको कहते हैं, या ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं इसको। तो ये परिवर्तन मंडल सबसे नीचे का परत है। उसके बाद में ऊपर आती है समताप मंडल, स्ट्रेपोस्फीयर, उसके बाद में मध्य मंडल, ठीक है, उसके बाद में आपका आयन मंडल आता है, और उसके बाद में आयतन मंडल कह सकते हैं, इसको बहिर्मंडल कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला परिवर्तन मंडल, इसको क्षोभ मंडल, सेवन मंडल, विक्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा मंडल समताप मंडल, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तीसरा आपका मध्य मंडल, और चौथा आपका आयन मंडल या ताप मंडल इसको कह सकते हैं। और पांचवा मंडल कौन सा है, आयतन मंडल या बहिर्मंडल या बाह्य मंडल इसको हम कह सकते हैं। तो ये 5 लगातार क्या है, ऊपर क्रम वाइज है। इसकी हम विस्तार चर्चा फिर आगे करेंगे। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तापमान, वायु दाब, संघटन या घनत्व है। जल्दी से बताएंगे इसका आधार क्या है। जो हम अलग अलग परतों में बांटते हैं, तो किस आधार पर बांटा गया है इसको, तापमान के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। औसत ऊंचाई कितनी है लगभग, तो ये आपको बताना है। तो क्षोभ मंडल की अगर हम देखें, क्षोभ सीमा को मिला देते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, औसत ऊंचाई होती है 14 किलोमीटर। और वैसे सुरेंद्र सिंह किताब के अनुसार अगर हम देखें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर ही है। क्योंकि अगर केवल क्षोभ मंडल को देखते हैं तो औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर ही मानी गई है। ये आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंडल को सेवन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो किसको हम सेवन मंडल कहते हैं, जल्दी से बताएंगे आपको। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। तो किसको कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम सेवन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है, जिस कारण इसको हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। और यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर के ठंडी होकर के फिर नीचे उतरती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सेवन ही क्रियाएं होती है, जिस कारण इसको सेवन मंडल भी कहते हैं। और हवाएं इस अलग अलग दिशाओं में मुड़ती भी हैं, जिस कारण इसको विक्षोभ मंडल भी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसके कई नाम है क्षोभ मंडल के, जो जिसमें मानव जीवन पाया जाता है। फिर किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। कौन सी ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या इसमें से कोई नहीं। तो कौन सी ऋतु में हो जाएगी दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं क्या हो जाती है दोस्तों, गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर के काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती है, जिस कारण से ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। शीत ऋतु में वैसे कम होती है। इसी कारण भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे ज़्यादा रहता है, जिस कारण से सूर्य सीधा चमकने के कारण वहाँ पर ऊंचाई अधिक रहती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 6, 8, 12 या 18 किलोमीटर। अधिकतम ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो अधिकतम कितनी है आपकी, 18 किलोमीटर। कितनी है, 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 16 से 18 किलोमीटर तक है भूमध्य रेखा के ऊपर, तो अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर तक। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्यतः ह्रास 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक 146 मीटर हेतु, 156 मीटर हेतु, 166 मीटर हेतु या 176 मीटर हेतु। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कि 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। कितनी ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दोस्तों 165 मीटर की अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर 166 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 165 है तो उत्तर ये सही होगा, 165 मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाती है तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये विशेष रूप से आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसको अलग से। फिर है सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप परत है, क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। सौरमंडल वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी की पृष्ठ है जो तप्त हो जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी जो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण ये जितनी भी ऊष्मा है उसको वापस छोड़ देती है, जिसको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। और उस पार्थिव विकिरण को जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ऊपर जाने नहीं देती, जिस कारण से अपना वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये पृथ्वी का सबसे पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसी कारण सौरमंडल का जो वायुमंडल है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भूमध्य रेखा पर तापमान कितना, 80, और ध्रुवों पर माइनस कितना, 45 तक, उधर -80 तक चला जाता है। तो आज का प्रश्न है, सौरमंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित सहक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सहक्रमण क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जिसमें दोनों कोई दो चीज़ होती हैं उसका मिश्रण हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सहक्रमण मंडल। तो इसको हम क्या कहते हैं, समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा या बाह्य सीमा। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा, या इसको ट्रोपोपाज के नाम से हम जानते हैं। ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कौन से मंडल में होता है? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो कौन से मंडल में होगा दोस्तों? सौरमंडल में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की भारी गैसें हैं जो यहीं पे पाई जाती हैं सौरमंडल में। भारी गैसें वो हमेशा धरातल के नज़दीक रहती हैं, धूल के कण वगैरह, जलवाष्प वगैरह सभी चीज़ें यहीं पे पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। ऊपरी परतों का यहाँ पर दबाव भी लगता है, तो यहाँ पर घनत्व क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइम, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल या सौरमंडल। तो कौन से मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं दोस्तों? कहाँ होती हैं? सौरमंडल में। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, जैसे बादल बनना, ओस, कोहरा, तुषार, कभी वर्षा होना, कभी तापमान बढ़ जाना, तो ये सभी जो मौसमी घटनाएं हैं ये कहाँ पर होती हैं? ये सौरमंडल में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सौरमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। 10 मील, 9 मील, 6 मील और 4 मील। तो कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती हैं? 10 मील। कितनी होती हैं? 10 मील, मतलब 16 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो इसलिए कितना मील हो गया? 10 मील। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी होती है? 16 किलोमीटर तक होती है, या 10 मील हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की कौन सी परत में होता है, ये बताना आपको। मेघ गर्जन, मेघ गर्जन का मतलब बादलों की गर्जना। अभी मैंने आपको बताया, तो आप उत्तर दे सकते हैं इसका, आयन मंडल, ओजोन मंडल, सौरमंडल या समताप मंडल। तो कौन से मंडल में होता है दोस्तों? सौरमंडल में। कौन सा? सौरमंडल में। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सभी जो मौसमी घटनाएं, चाहे वो बादल बनना हो, बादलों का गर्जना हो, वर्षा का होना हो, ओस, तुषार, कोहरा, पाला, जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसमी, वो कहाँ होती हैं? सौरमंडल में होती है। तो बादलों का गर्जना कहाँ होता है? सौरमंडल में। परिवर्तन मंडल या सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। परिवर्तन मंडल या हम सौरमंडल जिसको कहते हैं, उसमें तापमान ऊंचाई के साथ या तो घटता है या बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। जल्दी से बताएंगे तो उत्तर उसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ए, ऊंचाई के साथ ये घटता है, क्योंकि हम अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं धरातल से, तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। तो यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा? घटेगा।
नेक्स्ट है समताप मंडल है। समताप मंडल वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल की ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ सीमा ऊपर स्थित प्रदेश। तो ये क्या स्थित है दोस्तों? क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद में क्षोभ सीमा आती है, उसके बाद में कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल आता है। तो ये क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित क्या है? भाग है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? उतार चढ़ाव नहीं होता, जल्दी से बताएंगे। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या ताप मंडल? कौन से मंडल में नहीं होता? हाँ, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, बाह्य मंडल में या समताप मंडल में? तो कौन से मंडल में उतार चढ़ाव नहीं होता? लगभग समान तापमान पाया जाता है। तो आप यहाँ पर नाम से पता लगा सकते हैं, समताप, जहाँ पर समान तापमान रहता है तो वो कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल। जहाँ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, ये कौन सा है? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या बाह्य मंडल में? ओजोन परत, जिसमें ओजोन गैस, ऑक्सीजन के 3 एटम, O3, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है मुख्यतः? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल में? तो कौन से मंडल में पाई जाती है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। तो कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल वो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, 18 से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। अगर हम बात करें समताप मंडल की, और उसमें 18 से लेकर के 20 से लेकर के 35 जो किलोमीटर है उसमें समताप मंडल। वैसे तो 55 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन गैस, लेकिन जो संघन रूप से पाई जाती है, घनी जिसको हम बोलते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है? 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। और ये जो ओजोन गैस होती हैं, ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं उसका ये अवशोषण कर लेती हैं और उसको धरातल तक नहीं पहुंचने देती हैं, जिस कारण से धरातल, अगर ये नहीं होती तो दोस्तों पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंच जाती और तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि मनुष्य इसको सहन नहीं कर पाता। कई प्रकार की बीमारियां वगैरह हो जाती, चर्म रोग वगैरह हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में भी इसमें छेद होते जा रहे हैं, क्योंकि CFC गैसें वगैरह हैं। इसके अलावा जो जेट विमान है ज़्यादा उड़ान भरते हैं समताप मंडल में, जिस कारण से भी इसमें छेद होते जा रहे हैं। और इसी कारण वर्तमान में यहाँ का तापमान भी बढ़ जा रहा है। जैसे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी, भूमंडलीय तापमान जैसी समस्याएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी। और इसमें छेद कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया। जॉन फॉरमैन ने सबसे पहले यहाँ पर पता लगाया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी वायु वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? ये तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। वायुमंडलीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं, तो कौन सी हो जाती है दोस्तों? ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में स्थित है। तो उत्तर नंबर आपका D राइट हो गया। तो दोस्तों ये आज के अपने प्रश्न हो गए। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, और पास में बेल आइकन घंटी का जो निशान है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक कोई भी वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो। प्रश्न यहाँ देखने को आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का और करेंगे।